गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज मैं दीपक शर्मा आप सभी के साथ डील करूंगा अपना एक सब्जेक्ट जीएस का हिस्ट्री। जैसा कि हम पिछले समय से पढ़ते आ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने डील किया था मध्यकालीन भारत में इस्लाम का उदय। आज उसी कक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम मध्यकालीन भारत में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मध्यकालीन भारत में हमने सबसे पहले जो डील किया था वो किया था इस्लाम का उदय, जो कि हमने इस्लाम के उदय में हमने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में चर्चा की थी। उनके बाद में जो हमारे इस्लाम के 4 खलीफा हुए उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे अरबों का भारत पर आक्रमण या फिर अरबों का सिंध पर आक्रमण। हम अरबों के सिंध पर आक्रमण को डील करें उससे पहले हम कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे अरबों के सिंध पर आक्रमण के। जैसा कि आपको पता है कि मध्यकालीन भारत में भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए। कैसे हुए? मुस्लिम आक्रमण हुए। और ये मुस्लिम आक्रमण जब हुए थे तो इन मुस्लिम आक्रमणों को करने वाले कुछ व्यक्ति थे, जिनमें पहले मोहम्मद बिन कासिम, दूसरे व्यक्ति जिसको कहा गया महमूद गजनवी। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखेंगे मोहम्मद गौरी, जो कि एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसने भारत में इस्लाम की नींव डाली और इसी के बाद में इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके इस्लाम धर्म का उदय किया और भारत में बड़े स्तर पर इस्लाम धर्म पैदा हुआ। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया और इसी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यही पहला मुस्लिम आक्रमण था भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। भारत पर लगातार ये मुस्लिम आक्रमण हुए तो इन आक्रमणों की वजह क्या रही थी? क्या कारण थे कि लगातार मोहम्मद बिन कासिम के बाद में महमूद गजनबी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और आखिरकार गौरी के द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की गई और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऐबक के बाद ऐबक ने ही यहाँ पर ये मुस्लिम धर्म जो है ये आगे बढ़ाया और अंततः मुगल काल पीरियड होते हुए ये मुस्लिम धर्म अपने चरम तक पहुंचा। चर्चा करते हैं अपने न्यू टॉपिक एक नए चैप्टर के साथ में मोहम्मद बिन कासिम का। बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम
आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम का। जैसा कि आपको ज्ञात है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, कितने में, 712 ईस्वी में भारत आया और यहाँ पर आकर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया। जब सिंध पर आक्रमण किया गया तो यहाँ पर सिंध का राजा, यहाँ पर सिंध का जो राजा था वो था राजा दाहिर सेन। कौन था? राजा दाहिर सेन। यह 712 ईस्वी में भारत आया और सिंध के राजा दाहिर पर इसने आक्रमण किया। मगर जब आक्रमण इसने दाहिर पर किया तो आक्रमण करने के क्या कारण थे कि इसने दाहिर पर आक्रमण किया था, तो उन कारणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न बड़ा ही एग्जाम में बनता है कि बताइए सबसे पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन इसके कुछ कारण थे, उन कारणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह था कि भारत एक ऐसा देश था जिस देश में अधिक मात्रा में धन प्राप्त होता था, धन प्राप्त होता था, अधिक मात्रा में धन प्राप्त होता था। और मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कई ऐसे लुटेरे आए, ऐसे आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत में बंबई के पास स्थित थट्टा नामक स्थान पर, ठाणे नामक स्थान पर, वहां पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण इसका सफल नहीं हुआ। उसके बाद और आक्रमणकारी आए जो अरब थे, उन्होंने भी आक्रमण किया, लेकिन वो भी आक्रमण इसके सफल नहीं हुए। कहने का मतलब है कि बार बार इन अरबों के द्वारा भारत को लूटने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। इसका दूसरा कारण यह है कि जो भारत देश था, भारत में इस्लाम धर्म अभी तक नहीं आया था, यानी इस्लाम धर्म का अभाव मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि इस्लाम धर्म था ही नहीं। जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हुई तो इन लोगों के द्वारा एक पेशकश की गई और इन्होंने इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में आक्रमण करने की योजना बनाई। उन देशों में एक भारत देश भी शामिल था, जिस देश में सनातन धर्म सबसे पहले, यानी कि प्राचीन समय से ही सनातन धर्म चलता आ रहा था, और इन्हीं सनातन धर्म को नष्ट करके इस्लाम धर्म ये लोग यहाँ पर पैदा करना चाहते थे। और भारत में जो अधिकांश मात्रा बौद्धों की और हिंदुओं की थी, इनके धर्म को नष्ट कर यानी हिंदू धर्म से परिवर्तन करके और इस्लाम धर्म में ये कन्वर्ट करना चाह रहे थे। दूसरा इनका उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, कि इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना हिंदू धर्म से लोगों का। लेकिन अधिक मात्रा में देखा जाए तो यहां पर ये दो जो कारण हैं, ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण कारण हैं। अरब बार बार आए भारत में, और भारत में आकर इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। मगर जो व्यक्ति सफल हुआ उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए आज चर्चा करते हैं कि आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम भारत तक कैसे पहुंचा और कैसे मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध राजा दाहिर तक होता हुआ आया और राजा दाहिर के विरुद्ध इसने एक आक्रमण किया। इसी बात पर आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का कारण क्या था। स्पेशली बात यह है
बात यह है कि अरब में एक खलीफा हुआ करता था। अरब में एक खलीफा हुआ करता था जिसका सूबेदार था अल हज्जाज। कौन था? अल हज्जाज। यानी अरब के खलीफा का एक सूबेदार हुआ करता था, इसी सूबेदार का नाम था अल हज्जाज। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि खलीफा के बाद में जो एक सुप्रीमो था इसका खलीफा का, और ये लगभग के पड़ोसी मुल्कों में जो राजा होते थे उनसे ये कर वसूला करता था। इसका काम यही था कि खलीफा के आदेश पर ये कर वसूला करता था। और खलीफा कहा जाता है, जो खलीफा है, ये खलीफा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संपूर्ण मुस्लिम समाज का धार्मिक गुरु होता है। कौन होता था? धार्मिक गुरु। कौन होता था? धार्मिक गुरु होता था। संपूर्ण मुस्लिम समाज का धार्मिक गुरु होता था। तो यहां पर होता क्या है कि एक बार श्रीलंका का राजा था। श्रीलंका को उस समय पर सिंघल द्वीप कहा जाता था। अगर हम यहां पर कुछ ड्रॉ करें, एक मैप छोटा सा, श्रीलंका का राजा जिसको श्रीलंका को सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर श्रीलंका का राजा था, और यह श्रीलंका का जो राजा था ये प्रतिवर्ष अरब के खलीफा को कुछ टैक्स दिया करता था। प्रतिवर्ष दिया करता था अरब के खलीफा को टैक्स। होता क्या है कि 711 से पहले यही श्रीलंका का राजा अरब के खलीफा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो भी था वो एक जहाज में लोड करके टैक्स के रूप में अरब के खलीफा के पास में भेजता है। और जब ये अरब के खलीफा के पास में उस टैक्स रूपी सोने चांदी को भेजता है तो उस जहाज में कुछ दास और कुछ दासियां भी होती हैं जो कि अरब के खलीफा की सेवा के लिए भेजे जाते हैं, जो दास होते हैं और दासियां भी होती हैं। ये जो जहाज होता है ये लंका से चलता है, यानी यहां इसको सिंघल द्वीप के नाम से जाना गया। यहां लंका से चलता है और यहां पर ये जो जहाज होता है ये अरब के लिए जा रहा होता है। कहां के लिए जा रहा होता है? अरब के लिए जा रहा होता है। और जब ये जहाज अरब के लिए जा रहा होता है तो यहां पर एक जगह पड़ती है और इसी जगह को कहा जाता है सिंध। क्या कहा जाता है? सिंध कहा जाता है। और यहीं पर एक सिंध का एक बंदरगाह होता है, उसी बंदरगाह को कहा जाता है देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह। यहां पर एक बंदरगाह होता है देवल बंदरगाह। जब यहां से एक जहाज जब चलता है तो देवल बंदरगाह से होते हुए जैसे ही गुजरता है, यहां पहुंचते ही इस जहाज को कुछ पानी के लुटेरे इस जहाज को लूट लेते हैं। कुछ पानी के लुटेरे इस जहाज को लूट लेते हैं, मगर यह जहाज अरब के खलीफा तक नहीं पहुंचता। यानी कि अरब के खलीफा का नाम था अल हज्जाज, उस तक ये जहाज नहीं पहुंच पाता है। जब ये अरब के खलीफा के पास ये जहाज नहीं पहुंच पाता है तो होता क्या है कि वो जो अरब का खलीफा होता है वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करता है कि आखिरकार जहाज, यानी कि कुछ जहाज में जो माल है वो भेजा है या फिर नहीं भेजा। तो पाया जाता है उसमें कि जो माल है वो श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए भेजा था, मगर जब खलीफा के लिए भेजा तो वो माल गया कहां? ये सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने पैदा हो गई। जब पता चला कि ये जहाज देवल बंदरगाह तक पहुंच गया, लेकिन देवल बंदरगाह से आगे ये जहाज नहीं पहुंचा है,
तो जब पता चला कि देवल बंदरगाह किसके नियंत्रण में है, यहाँ का राजा कौन है, तो पता चला कि ये सिंध का राजा है जिसका नाम है दाहिर सेन। क्या नाम है? दाहिर सेन। सिंध का राजा है जिसका क्या नाम है? दाहिर सेन। ये दाहिर सेन के अंडर में है देवल का बंदरगाह, यहाँ का राजा दाहिर सेन है। तो जब दाहिर सेन के अंडर में ये देवल का बंदरगाह था, अल हज्जाज के द्वारा एक व्यक्ति यहाँ पर भेजा जाता है और दाहिर से जब पूछा जाता है कि ये जहाज जब यहाँ तक आया है और आपने लूटा है, तो जो लूटा हुआ माल है वो हमें वापस कर दीजिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मगर यहाँ पर दाहिर सेन एक कटु वचनों में जवाब देता है और कहता है कि यहाँ जो पानी का जहाज आपका लूटा गया है वहाँ तक मेरा प्रशासन नहीं है, मेरा शासन नहीं है, मेरा साम्राज्य नहीं है। वो जो स्थान है वो मेरे अधिकार में नहीं आता, वो मेरे राज्य से अलग है, तो वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। होता क्या है कि जब ये कटु वचनों में उसको जवाब देता है तो जो अल हज्जाज होता है वो इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक और अभियान भेजता है जिसमें युद्ध होता है और उस अभियान को परास्त करके जो दाहिर होता है वो जीत जाता है। आगे चलकर यही अल हज्जाज, जो अल हज्जाज है, ये अपने भतीजे और दामाद, और यही इसका सेनापति था। अपने भतीजे, दामाद और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय करने के लिए भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय करने के लिए भेजता है और यही कारण होता है मोहम्मद बिन कासिम के सिंध तक आने का, और यही कारण होता है मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने का। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया। और जब 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया तो मैंने अभी पीछे बताया कि सिंध का जो राजा था वो था मोहम्मद बिन दाहिर सेन। कौन था? दाहिर सेन। जो सिंध का राजा था उसका क्या नाम था? दाहिर सेन। सिंध के राजा का नाम था दाहिर सेन। जब ये सिंध पर आक्रमण करता है तो यह यहां पर आक्रमण करके देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लेता है। देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लेता है और यहां से जैसे ही दाहिर सेन को पता चलती है कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो गया, तो इस समय मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सिंध पर आक्रमण करने के लिए जब आया और देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में इसके द्वारा कर लिया गया, तो उस समय यह जो दाहिर सेन था यह अपनी राजधानी अरोर में था। कहाँ था? अरोर में। इसकी राजधानी थी जिसका नाम था अरोर। यह अपनी राजधानी अरोर में था। और जैसे ही दाहिर सेन को पता चलती है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण कर दिया गया, तो यहां से ये जो मोहम्मद बिन कासिम के डर से दाहिर सेन जो अरोर में था, अरोर से भागकर यह पहुंचा सीधा रावल नामक स्थान पर। कहां पहुंचा? रावल नामक स्थान पर। कहां था? अरोर में। अरोर में क्यों था? क्योंकि इसकी राजधानी थी। जब यह अरोर में था तो अरोर से भागकर यह पहुंचा सीधा रावल नामक स्थान पर। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इसका पीछा करते हुए रावल नामक स्थान पर पहुंच गया और यहीं पर रावल नामक स्थान पर कासिम
यहीं पर कासिम और दाहिर के बीच एक युद्ध होता है। कासिम और दाहिर के बीच में एक युद्ध होता है और इसी युद्ध में जो मोहम्मद बिन कासिम होता है ये राजा दाहिर को परास्त करता है और यहीं पर राजा दाहिर की हत्या कर देता है। तो यहां पर परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बताइए किस स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में एक युद्ध हुआ। जो युद्ध था एक निर्णायक युद्ध था। तो रावल नामक स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन जब प्रेजेंट की कंडीशन देखी जाएगी तो प्रेजेंट में यह स्थान जो था वो भारत में ही था, क्योंकि पाकिस्तान वाला जो एरिया था वो भी भारत में ही था। इसीलिए हम कहेंगे कि यह जो आक्रमण हुआ था यह भारत पर हुआ था। तो ये रावल नामक स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सेन की हत्या कर देता है। जब यहां पर ये दाहिर सेन की हत्या कर देता है तो दाहिर सेन की यहां पर ये हत्या करता है और वहां पर अरब में एक नया खलीफा गद्दी पर बैठता है और इसी खलीफा का नाम होता है सुलेमान। कौन होता है? सुलेमान। यानी कि वहां पर खलीफा चेंज हो जाता है और नया खलीफा गद्दी पर बैठता है और इसी खलीफा का नाम क्या होता है? सुलेमान। इतिहासकारों के अनुसार कभी भी सुलेमान और हज्जाज इन दोनों की कभी बनी नहीं थी। हज्जाज की यहां पर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में एक नया खलीफा आता है जिसका नाम होता है सुलेमान। तो एक बेसिक सी बात है यहां पर कि जब हज्जाज के साथ में सुलेमान की नहीं बनी तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ में भी सुलेमान की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यह मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का दामाद भी था और ये भतीजा भी था और सेनापति भी था। तो सुलेमान की यहां पर नहीं बनेगी। 712 ईस्वी में जब ये मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की हत्या कर देता है तो राजा दाहिर की हत्या करने के बाद में एक बुलावा आता है अरब से, और वो बुलावा किसी और का नहीं होता, वो बुलावा होता है सुलेमान का। और सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने के लिए एक पत्र लिखता है और मोहम्मद बिन कासिम इसी सुलेमान की आज्ञा का पालन करता है और अरब चला जाता है। लेकिन जब ये सुलेमान के समक्ष प्रस्तुत होता है तो ये अपने साथ में राजा दाहिर की 2 पुत्री, एक का नाम था सूरजमल देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। ये राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थीं, सूरजमल देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। इन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा था कि अगर मैं अरब जाऊंगा तो सुलेमान मेरी हत्या कर देगा। जैसे ही ये सुलेमान के सामने प्रस्तुत होता है तो कहता है कि मैं आपके दुश्मन की 2 बेटियों को अपने साथ लेकर आया हूं और आप चाहें तो इनसे निकाह कर सकते हैं। तो इसमें जो परमल देवी थी ये निकाह करने के लिए तैयार हो गई और जैसे ही निकाह का समय आया तो परमल देवी के द्वारा इस सुलेमान से कहा गया कि यह जो मोहम्मद बिन कासिम है ये मेरे सतीत्व को पहले ही नष्ट कर चुका है, तो आप मुझसे शादी करके करोगे क्या? जब ऐसी बातों को यह सुलेमान सुनता है तो ये क्रोधित होता है और क्रोध के वश में आकर यह मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा देता है। यहां पर एक कहानी है। मोहम्मद बिन कासिम की हत्या एक बैल की खाल में, यानी मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल की खाल में सिलवा देता है और इसकी हत्या हो जाती है। जैसे ही इसकी हत्या होती है, हत्या होने के बाद यही परमल देवी उसे सच बताती है और कहती है कि जो भी मैंने कहा था
वो अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए मैंने झूठ बोला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये जो सुलेमान होता है, ये इन दोनों लड़कियों को, अब यहां पर कहानी दो आती हैं। पहली कहानी ये आती है कि यह सुलेमान इन दोनों लड़कियों को पागल कुत्तों के सामने डाल देता है और पागल कुत्ते इनकी हत्या कर देते हैं, यानी कि इनकी बोटी बोटी नोच ले जाते हैं। एक दूसरी कहानी यह है कि इसको घोड़े की पूंछ से बांधकर इनको खिंचवाया गया और अंततः इनकी भी हत्या हो गई। यह इतनी कहानी, यह एक अध्याय मोहम्मद बिन कासिम का था जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। मेरा विचार है, मेरा मानना है कि जितना भी मैंने यहां पर पढ़ाया है उतने से अलग ना तो परीक्षा पूछती है और ना ही आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन इसके आगे कुछ इसके प्रभाव देख लेते हैं। जब अरब भारत आए तो अरबों के भारत पर प्रभाव क्या रहे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब अरब भारत आए तो इन अरबों के प्रभाव क्या रहे, ये भारत को क्या क्या देकर गए, इस बारे में भी कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर एक हेडिंग बनाते हैं, भारत में अरबों के प्रभाव, अरबों के प्रभाव। यहां पर देखेंगे कि जब ये अरब भारत में आए तो भारत में इनके प्रभाव क्या रहे, ऐसी कौन सी चीज ये भारत में छोड़कर गए, या ऐसा क्या किया इन्होंने जो इनका प्रभाव अभी तक देखने के लिए भारत में मिलता है। तो परीक्षा में पूछा गया है सीधे तौर पर कि बताइए किसके द्वारा सबसे पहले जजिया कर भारत में लगाया गया। तो यहां पर जब प्रश्न सीधा पूछा जाता है तो यहां पर ऑप्शन दो दिए जाते हैं, एक तो आता है मोहम्मद बिन कासिम का और दूसरा आता है अरबों का, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भी कौन था, वो भी तो अरब था। तो यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम या अरब, दोनों में से हमें कोई एक हमें टिक करना होता है, क्योंकि दोनों एक साथ कभी आते नहीं हैं, एक आएगा तो हमें एक टिक करना ही होगा। तो यहां पर अगर हम इनके प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, कासिम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक टैक्स लगाया गया जिस टैक्स को जजिया टैक्स कहा गया। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। कौन सा कर लगाया गया, जजिया कर। यहां पर देखने के लिए मिल रहा है एक शब्द, यह शब्द है जजिया। तो बेटा ये जजिया होता क्या है, पहले ये देख लीजिए। जजिया कर वो कर होता था जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर ही लगाया जाता था। यह कर सिर्फ हिंदुओं पर लगाया गया। यहां देखेंगे, यह कर सिर्फ हिंदुओं पर लगाया गया, हिंदुओं पर लगाया गया। यह एक धार्मिक कर था, यह एक धार्मिक कर था। कैसा कर था, धार्मिक कर था। लेकिन पीछे के जितने भी प्रश्न पत्र हमने देखे थे तो वहां पर सीधे तौर पर पूछा गया है कि बताइए जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो हमने देखा कि जजिया कर जो लगाया गया था वो सबसे पहले सिंध वाले एरिया में, यानी कि अगर कहा जाए तो भारत, और भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में लगाया गया। लेकिन वर्तमान में जो प्रश्न बन रहे हैं वो एग्जाम में कुछ अलग ही प्रश्न बन रहे हैं।
वर्तमान में पूछा गया है कि यह कर किन लोगों को छोड़कर लगाया गया था। हिंदुओं पर लगाया गया, लेकिन हिंदुओं में किन लोगों पर छोड़कर लगाया गया था, कौन कौन व्यक्ति इससे वंचित किए गए, कौन कौन व्यक्ति इससे अलग रखे गए। तो एक बार इसे देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बनता है ये प्रश्न। तो यह कर महिला, विकलांग और बच्चे को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाया गया, सभी हिंदुओं पर लगाया गया। यानी कि इस कर से वंचित रहे कौन, महिला रही, विकलांग रहे और कौन रहे, बच्चे रहे। इनको छोड़कर यह कर सभी हिंदुओं पर लगाया गया और यह एक धार्मिक कर था। लेकिन पिछले प्रश्न पत्र जो बने हैं उसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि बताइए सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था। तो सभी हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ये बच्चे, विकलांग, इन सबको छोड़ दिया और इसने सभी हिंदुओं पर यह टैक्स लगा दिया। सभी हिंदुओं पर अगर बात आती है तो सभी हिंदुओं में फिरोज शाह तुगलक ही ऑप्शन ठीक रहेगा। लेकिन अगर बात आए कि इनको छोड़कर हिंदुओं पर टैक्स लगाने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन अरब भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा प्रभाव देखने के लिए मिला कि अरबों के द्वारा सबसे पहले दिरहम नामक अरबी सिक्के चलाए गए। अरबी सिक्के चलाए गए। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है तो नाम क्या है, दिरहम। कैसे सिक्के थे, अरबी थे। भाई अरबी क्यों थे, क्योंकि ये भी तो अरब के थे, इसीलिए इनको एक अरबी सिक्का कहा गया है और इन सिक्कों का नाम था दिरहम नामक सिक्का। यहां पर आगे का पॉइंट अगर हम देखेंगे तो भारत में सबसे पहले खजूर की खेती अरबों के द्वारा प्रारंभ की गई। अरबों के द्वारा प्रारंभ की गई। यानी कि ये खजूर की खेती है, ये भारत में सबसे पहले अरबों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और खजूर की खेती भारत में प्रारंभ करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अरबों को ही जाता है। ये बीज लेकर आए और यहाँ पर इन्होंने खजूर की खेती करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद यहाँ पर यानी कि भारत में सबसे पहले ऊंट पालने की शुरुआत किसकी, ऊंट पालने की शुरुआत अरबों के द्वारा की गई। अरबों के द्वारा की गई। यानी भारत में सबसे पहले अगर ऊंट पालने की शुरुआत अगर देखी जाए तो यह अरबों के द्वारा की गई। इन्होंने इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम किए। यानी अच्छी नस्ल के घोड़े अगर भारत में कोई लेकर आया तो सिर्फ और सिर्फ कौन थे, सिर्फ अरब थे। ये अच्छी नस्ल के घोड़े भी भारत में लेकर आए
और भी इन्होंने कुछ काम किया, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पिछले प्रश्न पत्रों में आए भी हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी संभावित हैं कि ये प्रश्न आए। यहाँ से अलग एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं जो कि एग्जाम में आती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक कार्य और किया कि जब ये यहाँ से वापस गए तो भारत से कुछ किताबों को भी ये साथ लेकर गए, जिसमें पंचतंत्र, खंडन खाद्य जैसी बड़ी प्रमुख किताबें थीं, जो अपने साथ यहाँ से लेकर अरब गए और अरेबियन लैंग्वेज में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कराया, और कन्वर्ट करा के इन्होंने भारत के संपूर्ण ज्ञान को अपनी भाषा में इन्होंने कन्वर्ट करा लिया। जैसा कि यहाँ पर इस अध्याय में हमने देखा, तो प्रश्न एक आता है कि यह जो जानकारी है, अरब आक्रमण की जो जानकारी है, यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि अरब आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त कहाँ से होती है। तो अरब आक्रमण की जानकारी हमें अरब आक्रमण की जानकारी एक किताब है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा नामक पुस्तक से प्राप्त होती है, पुस्तक से प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपने देखा कि हमने डील किया मोहम्मद बिन कासिम के साथ में और देखा अरबों के भारत पर प्रभाव क्या रहे, और हमने देखा कि आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण कैसे हुआ। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं महमूद गजनवी। कल हम डील करेंगे महमूद गजनवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।